पूरे सियासी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में उनकी एक सभा हुई और उस सभा में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। कांग्रेस की भी कैंपेनिंग हम देख रहे हैं, उसमें बहुत धार है। संदीप दीक्षित वगैरह, अजय माकेन वगैरह के जो बयान आ रहे हैं और उसमें कांग्रेस कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं ले रही है। पर प्राइम मिनिस्टर ने सब गिना दिए हैं वो कि शराब घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला, भर्ती घोटाला, स्कूल परिसर निर्माण घोटाला, ये घोटालों की सरकार है। कांग्रेस अब उतनी कमजोर नहीं है जितनी दो चुनावों में थी। जेल में रहकर आए, एक उसका उनके ऊपर दाग है कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो खुद जेल में लेकर आए। इस शख्स ने राजनीति में कहा, किया सर्वथा उसके विपरीत। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है पूरी तरीके से दिल्ली की जनता देख रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर का सामना अरविंद केजरीवाल को इस बार करना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी, जिस प्रचंड बहुमत पर वो सवार होकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बने 67 फिर 62, वो उसको बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन उसके पहले सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और अब देखिए, इस पूरे सियासी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में उनकी एक सभा हुई और उस सभा में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक अलग सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक दिल्ली की इस चुनावी समर में लगातार सभी दल अपने अपनी कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचे, लोगों को अपने मुद्दे समझा पाएं। लेकिन अब पीएम की एंट्री के बाद और पीएम ने जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद दिल्ली चुनाव की दशा दिशा क्या यहां से बदलेगी या हवा बदलना शुरू हो गई है, इस पर बात करेंगे। दिल्ली की जो सियासी गणित है, जो मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमरउजाला.com पर। पूर्णिमा जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। दिल्ली चुनाव को लेकर अभी तो घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन उसके बहुत पहले से सभी सियासी दल जमीनी मैदान पर है और खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और अब पीएम की एंट्री, क्या दिल्ली चुनाव में जो एक नैरेटिव अरविंद केजरीवाल सेट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ यहाँ से बदलाव उसमें देखने को मिलेगा? और जो बातें पीएम की तरफ से उठाई गई, उसका जवाब भी तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। केवल आरोप का जवाब आरोप से देने से भी काम नहीं चलेगा। देखिए आदर्श जी, पीएम ने कल जो भाषण दिया अपना, उसमें एक तो बात, अब नैरेटिव जो हमें दिखाई दे रहा है वो काफ़ी क्लियर है कि बीजेपी और आप के बीच की ये लड़ाई सीधी सीधी दिखाई दे रही है। उसमें कांग्रेस एक फ्रिंज प्लेयर की तरह है मैदान में, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होनी है। और दोनों किन मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे, ये भी हमको कुछ आइडिया लग रहा है। बेसिकली बीजेपी आपदा का जो उन्होंने वर्ड का उपयोग किया है, आप से आपदा आ गई है, तो उस पर फोकस करेगी। और जो दिल्ली की थोड़ी बहुत जो भी उनके हिसाब से जो बदहाली हुई है दिल्ली में, सफाई की, जो पानी की समस्या है वगैरह वगैरह, जो भी उनके हिसाब से समस्याएं हैं, फोकस वो उस पे करेंगे और करप्शन पे करेंगे। करप्शन में उनको एक शीश महल का मुद्दा मिल गया है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका ये नैरेटिव लोगों को ज़रूर अपील करेगा कि एक ऐसा शख्स जिसने ये कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, ठीक है, उसने सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला लिया, लेकिन जब उस सरकारी बंगले पे आप 40-45 करोड़ खर्च करके उस पर रेनोवेशन कराएंगे, तो ये लोगों को थोड़ा सा खलेगा। और वो आई थिंक कि वो थोड़ी सी एक कमज़ोर नस है आप पार्टी की, जो पीएम ने पकड़ी है। और ये शीश महल वाला जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। आपका जहाँ तक सवाल है, आप तो वो अपने गिने गिनाए उनके हैं, स्कूल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य पे उन्होंने जो भी काम किया है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक का वो बहुत बखान करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो सिस्टम तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है। फिर जो कच्ची कॉलोनियों में उन्होंने जो भी सुविधाएं दिलवाई हैं, और अब जो धनराशि महिलाओं के लिए अवार्ड जो घोषित किया है, सम्मान, तो मुझे लग रहा है कि आप अब उस पर फोकस करेगी। लेकिन इस बार आपकी राहें इतनी आसान नहीं होंगी जितनी कि पिछले 2 चुनाव में हमने देखी। मतलब उनका एक नॉवेल्टी फैक्टर है, वो वेयर ऑफ अप कर रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। वो वही पुराने, मतलब उनका एक नीश वोट उन्होंने तैयार कर लिया है, जिसको कि जो मुद्दे अपील करते हैं, पानी हो गया, फ्री बिजली हो गई, जो पैसा हाथ में औरतों के दे रहे हैं, वो सब है। तो वो एक नीश वोट बैंक उनका है, जो कि वो
अपने तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे। एक वोट बैंक जो कांग्रेस से छिटक के बहुत हद तक आपके पास भी गया था, मेजरली तो आपके पास ही गया था, वो वोट बैंक अब सोचने लग गया है कि क्या आप तब जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो उन्होंने अनाउंस करके अपना शुरू किया था पॉलिटिकल जर्नी, क्या आप वाकई उस पर चल रही है या वो कुछ दूसरा ही उसका गेम प्लान है। तो वो वोटर हो सकता है इस बार टू माइंड्स में हो, तो वो हो सकता है बीजेपी को एज एन अल्टरनेटिव सोचे, या कांग्रेस बहुत जोर लगा रही है इस बार, और कांग्रेस की भी कैंपेनिंग हम देख रहे हैं उसमें बहुत धार है। संदीप दीक्षित वगैरह, अजय माकन वगैरह के जो बयान आ रहे हैं, और उसमें कांग्रेस कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं ले रही है, ऑल आउट है अगेंस्ट आप। बीजेपी को तो वो टच भी नहीं कर रहे हैं, उनकी लड़ाई उनको मालूम है कि आपसे है दिल्ली में, और वो शीला दीक्षित के पुराने अच्छे दिनों की याद दिला रहे हैं। हाँ, शीला दीक्षित के टाइम में कुछ काम अच्छे हुए थे, उन्होंने उसी काम की वजह से जो आगे काम की नींव पड़ी है, फ्लाईओवर्स बनाने का, सीएनजी लाने का। हमें याद है शीला जी के ज़माने में जब सीएनजी शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार बहुत तीखा स्टैंड था कि हम सारे ऑटोज़ को बंद कर देंगे, आप इमीडिएटली अगर सीएनजी पर नहीं शिफ्ट करेंगे। शीला दीक्षित ने कहा था कोर्ट में जाके कि आपको गिरफ्तार करना है आप मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन जब तक सुविधाएं पूरी बाकाया मतलब मुकम्मल नहीं हो जाती हैं, सीएनजी सारे जगह नहीं लगाया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने वो लड़ाई भी लड़ी और सीएनजी पे शिफ्ट भी किया दिल्ली को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग याद करते हैं। दिल्ली की सूरत काफ़ी तरह बहुत हद में बदली थी शीला दीक्षित के ज़माने में, तो कांग्रेस चाह रही है उसको बुनाना, और इसलिए संदीप दीक्षित को आगे किया हुआ है। तो मुद्दे तो बेसिकली हमें अब क्लियर दिख रहे हैं, किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि आप अपनी पकड़ बना के रखती है या कहीं ग्राउंड लूज करेगी, और ग्राउंड लूज करेगी तो क्या कांग्रेस उसका फायदा उठा पाएगी। ये देखिए बड़ी बात है, कांग्रेस उसका फायदा उठा पाएगी, बीजेपी तो फायदा उठाने के लिए लगी हुई। रामकृपाल सर, आरोप प्रत्यारोप का तो लंबा दौर देखते रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि सामने से आरोप आता है तो जवाब की जगह उनका भी आरोप होता है, और यही एक बार फिर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 43 मिनट में उन्होंने 40 मिनट सिर्फ आम आदमी पार्टी पर बोला या उन पर निशाना साधा। सवाल ये है, पब्लिक के बीच जब आप जा रहे हैं मुद्दे लेकर, तो आपको ये बताना पड़ेगा, आरोप लग रहे हैं तो उसके पीछे की सच्चाई, या उसको अगर आप झुटला रहे हैं तो उसके पीछे के तथ्य आपको देने पड़ेंगे। वो वाली परिस्थिति नजर नहीं आ रही। तो चुनौती क्या बहुत बड़ी इस बार 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए हो गई है? चुनौती बहुत बड़ी है, और इसको अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आप जानते हैं, इलेक्शन होगा तो इस तरह चलेंगे ही। मैं अगर ये कहूँ कि कल की बात से शुरू कर रहा हूँ कि चुनावी पहल तो अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन जैसे होता है ना, एक मंच सजाया, हाँ, लेकिन उस मंच पर जाकर के मोदी जी कल भाषण दे आए और उन्होंने नैरेटिव भी छोड़ दिया हवा में। अमूमन होता यही है कि जो पहले नैरेटिव गढ़ता है, एडवांटेज उसके साथ होती है। मोदी जी ने कल कह दिया बीजेपी लाओ, आपदा हटाओ, चाहे जो भी उसको कहिए, आप समर्थन में हो नहीं हो, लेकिन एक उन्होंने हवा में एक नैरेटिव छोड़ दिया, और केजरीवाल जी ने ही वो तैयार किया था, जिस मंच पर उन्हीं का तैयार किया हुआ था। बाजी मोदी जी मार ले गए। केजरीवाल जी अपनी ही चीज़ों के नाते, एक होता है ना कि अपने ही अंतर विरोधों के चलते वो इस बार बहुत बुरे संकट में फंसे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी 4 जून में, मतलब 6 महीने पहले, जब आप दिल्ली में कांग्रेस और मिल करके दोनों लड़े, तो केजरीवाल ने अपने जीवन की सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कसौटी खुद को, क्योंकि कभी भी राजनीति में अपने व्यक्तित्व पर कभी जन्म संग्रह नहीं कराना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जेल का अगर मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो 7 सीटें हमें दे देना। अगर मैं एक साधारण शब्द में कहूं कि जनता ने कहा कि नहीं, जहां आप हैं वहीं ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका? कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को जन्म संग्रह पर लागू नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। राजनीति होती है, आप बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई अच्छा हो, इसका मतलब आप बुरे नहीं हो गए, लेकिन ये उन्होंने कर दिया। आते आते आज की तारीख में, अभी 6 महीने बाद ही जो दोनों मिल के लड़ रहे थे, आज बीजेपी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्रवक्ता कहीं टीवी पर खड़ा कर दीजिए, कांग्रेस का हो और एक आपका हो, तो किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, दोनों एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अब जो परिस्थिति है, और एक बात
जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है जरूर, लेकिन भूल सब कुछ भूलती नहीं है वो। आप याद कीजिए कि अन्ना हजारे का आंदोलन कोई शीला दीक्षित को हटाने के लिए नहीं हुआ था। एक वैकल्पिक राजनीति और एक जिसको कहते हैं ना, वो किसके लिए हुआ था, वो कौन सा पाल, लोकपाल और वैकल्पिक राजनीति, ये दो शब्द आपने पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल के या किसी आप पार्टी के मुंह से सुना है? नहीं ना। नहीं। तो भाई जो चीज़ के लिए आप इकट्ठा हुए थे वो तो उसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। अब क्या चीज़ हो गई कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, फलाना। प्लस जितनी बातें आप कहते हैं पब्लिक डोमेन में वो सब कहीं रिकॉर्ड में रहती हैं। आपने कह दिया कि जमुना अगर नहीं साफ होगी तो मैं वोट नहीं मांगने आऊँगा, हाँ, और मैं उस पानी में नहाऊंगा, अब उसका जिक्र भी आप नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो 10 वर्षों में केजरीवाल ने किया था, और एक चीज़ ज़मीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी दो चुनावों में थी। कर्नाटक इलेक्शन, मैं बार बार कहता हूँ, कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट ने ही बता दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए गंभीर संकट पैदा हो रहा है। माइनॉरिटी अब कांग्रेस की तरफ जा रही है, उसको एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरते देखना चाहती है। इसलिए जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी केजरीवाल की, वो भी ख़त्म हो गई। 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, माइनॉरिटी ऑलरेडी नाराज है। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को बिल्कुल खारिज मत समझिए। रिजल्ट आने वाला, आज आप पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है, उसके पकड़ में कितना है दिल्ली मैं नहीं कह सकता, अभी अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर एडवांटेज बीजेपी ले गई, मोदी जी ले गए। ठीक है, मोदी जी एडवांटेज ले गए, ऐसा रामकृपाल सर को रखता है। राजकिशोर सर, शुक्रवार को जो पीएम मोदी का भाषण था उसके हिसाब से अगर देखें, पहले से ये तय है, बीजेपी नेता कहते रहे कि भाई दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, सब कुछ हम मोदी जी की योजनाओं पर लड़ेंगे। केजरीवाल आमतौर पर उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम सुनते हैं तो वो सीधा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों को छोड़ दे, दिल्ली चुनाव की तस्वीर थोड़ा अलग है क्योंकि यहीं पर केंद्र में सब लोग मौजूद हैं। क्या सीधा सीधा मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है और यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश खुद पीएम मोदी की तरफ से भी की गई है कि जो हो उनके चेहरे पर हो, उनकी योजनाओं पर हो, बाकी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो अपना कह रहे हैं, बताते रहे, वो बता रहे हैं? नहीं आदर्श जी, मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव हो रहा है तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी इस रणनीति में सफल हो गए, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि केजरीवाल पर मोदी का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोग केजरीवाल को चुन लेते थे। और अभी रामकृपाल सर बोल रहे थे, तो रामकृपाल सर जी जब बचपन रहा होगा, युवावस्था में रहे होंगे, तो एक फिल्म आई थी वक्त, उसमें एक डायलॉग था राजकुमार का ना, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। केजरीवाल की पूरी जो सियासत थी वो उन्होंने पत्थर फेंकने में ही बिताई है, लेकिन तब उनका घर शीशे का नहीं होता था, अब उनके पास शीश महल है। उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि पत्थर वो फेंक रहे हैं तो फिर मतलब समझ सकते हैं कि चकनाचूर किसके सपने होंगे। और एक गाना भी था ना, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं आदमी जो कहता है, तो वो जो कह रहे थे और जो सुन रहे थे, जिस तरीके की वो सियासत कर रहे थे, तो उनको आज दिल्ली की जनता कसौटी पर परखेगी। अच्छा, कल जो आपने पूछा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर प्रहार नहीं किया है। एक हाथ में उनके डिलीवरी थी, दूसरे हाथ में प्रहार था। उन्होंने इतने मकान दिए और ये बताया कि दिल्ली को क्या नहीं मिल सका और क्यों नहीं मिल सका, ये बता रही है कांग्रेस। तो केजरीवाल पूरी तरीके से चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। मुझे जावेद अख्तर याद आते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के लिए शुरू में था कि उन दिनों राह में मंजर बड़ा सजीला था, जमी सुनहरी और आसमान नीला था, मगर ख्वाबों के लश्कर में किसको थी इसकी खबर, मगर ख्वाबों के लश्कर में किसको थी इसकी खबर। हर एक किस्से का एक इख्तिमाम होता है, कोई लाख लिख दे फतेह जर्रे पर शिकस्त का भी एक मुकाम होता है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने चारों तरफ जो अपना ताना बाना बुना है, जो उन्होंने अपना चक्रव्यूह बुना है और जिस तरीके के आरोप वो लगाते रहे, और कुल मिलाकर एक ऐसी राजनीति लेकर वो आए थे कि आम आदमी पार्टी के सपनों का, उसकी आकांक्षाओं को वो मूर्त रूप देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आज की तारीख में वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है। उस समय था चेहरा कौन होगा, दिल्ली की जनता होगी, देश की जनता होगी, आम आदमी होगा। आज वो व्यक्ति कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास तो चेहरा है, और चेहरा कौन है, वो दागी चेहरा है,
जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जहां से जमानत सशर्त मिली है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना आपके बगल में बिल्कुल डमी की तरह बैठी रहती हैं, उनको बोलने की अनुमति नहीं है, वो आपके बाद बोलती है। तो कुल मिला के जो इस शख्स ने राजनीति में कहा किया सर्वथा उसके विपरीत। तो ये जो चीजें हैं मुझे लगता है पूरी तरीके से दिल्ली की जनता देख रही है, और मोदी जी ने जो नैरेटिव सेट किया है मुझे लगता है तो कुल मिला के कॉर्पोरेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित आधा काम कर चुके हैं। तथ्यवार तर्क के साथ में जिस तरीके की चीजें खोली तो ये लोगों को समझ में आ रहा कि शीला और जब केंद्र मिलकर काम करते थे तो दिल्ली में सब कुछ ठीक था, और आज ना हवा सही है ना पानी सही है, और कुल मिला के सड़कों तक में गड्ढे हैं। गड्ढे कहीं इस बार हिचकोले ना खाने पर मजबूर करते हैं, ये भी बड़ा अहम है। अवधेश सर, तमाम मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो पूरी बात कही, उन्होंने अन्ना हजारे से शुरू किया और आपदा का नैरेटिव बनाने की कोशिश की। इसके पीछे का फॉर्मूला कैसे देख रहे हैं ये दिल्ली की राजनीति के हिसाब से? और क्योंकि दिल्ली लगातार बीजेपी भी कोशिश करती रही पिछले 20-21 सालों से कि दिल्ली उसके पास आ जाए, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस बार क्या वो मौका है इसलिए इस तरह का नैरेटिव और इसके जरिए बनाने की कोशिश? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ये समझ है गहराई से कि अंततः चुनाव हमारे सिर पर ही आया है। अरविंद केजरीवाल को अभी तक चुनौती देकर विधानसभाओं में पराजित करना या कमज़ोर करना संभव नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि उसका एक मूल्यांकन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भले मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन पूरी भूमिका एक घोषणा के रूप में लगता है जैसे अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे उस रूप में करते हैं। प्रधानमंत्री को यह भी पता था कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा अरविंद केजरीवाल के जो तौर तरीके हैं वो किस ढंग से उत्तर देंगे। तो इसीलिए जो उन्होंने मुद्दे बनाए हैं, सबसे पहला उन्होंने कहा है, जैसे अब एक शब्द दे दिया आपदा सरकार, अब उसका नारा भी दे दिया, आपदा सरकार नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं को एक तो नारा मिल गया अब इस समय से, आपदा सरकार, और एक नारा उन्होंने दे दिया और ये नारे लेके जाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये सरकार जो कुछ कहती रही है वो करती नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने अन्ना हजारे से शुरू किया कि कट्टर बेईमानों के जो पार्टी है वो सामने अस्तित्व में आई, दिल्ली आपदा में है। फिर उन्होंने बताया कि हमारा काम करना है, ये इनकी भूमिका उसमें बाधा डालने की, आयुष्मान योजना में बाधा डालते हैं। हमारी संस्थाएं यहाँ चाहे NHAI हो वो सड़कों का निर्माण कर रही है चारों तरफ, हमारी संस्था DDA यहाँ आवास बना रही है, और इनकी संस्थाएं जो है इतने सालों में दिल्ली को आपदाग्रस्त कर रही है। तो उन्होंने बताया, और ये केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाया कि 39 मिनट तो 43 मिनट मेरे पर बोले। देखिए 1969 के बाद पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 नए परिसर मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई, और उस 19 आप समझिए कि 69 में जो है दक्षिणी परिसर बना था, तो पहली बार 2 परिसर मिलेंगे। कितने छात्रों का अभी सुना है कि लॉ सेंटर एक उधर जाएगा, पूर्वी या पश्चिमी परिसर में जाएगा, 3 साल में उसका निर्माण कार्य हो गया। और लास्ट कॉलेज एक जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो भास्कराचार्य कोई कॉलेज है ना, वो बना था 1973 में, और उसके बाद ये पहली बार कोई नया कॉलेज वीर सावरकर जी के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय को बन रहा है। तो ये आरोप भी साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बताया कि हम कर रहे हैं, हम नए जितने संख्या में छात्र आएंगे उसको देखते हुए सैकड़ों छात्रों को नए सिरे से को अतिरिक्त प्रवेश मिल सकेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो प्रधानमंत्री के भाषण का था कि हम काम करते हैं, उसके प्रमाण ये है। झुग्गी वासियों को ठीक है, अभी आप 1700 मकान ये दिए, 3000 के करीब कालका जी में दिया था, 4700 मकान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार कभी, जमीन उसके पास नहीं है बात ठीक है, लेकिन कभी वो झुग्गी झोपड़ी या कमजोर लोगों के लिए मकान की कोई योजना लेकर के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में गई हो या प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास गई हो, इसके भी कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों को बताया है कि आपकी समस्या कहां है, आपकी समस्या ये सरकार है जो केवल शब्द नहीं लिया, अरविंद नाम भी नहीं लिया, जो केवल झूठ बोलती है, गैर जिम्मेवार तरीके से आपको काम में बाधाएं डालती है। हम आयुष्मान योजना लागू करना चाहते हैं, ये लागू नहीं करना चाहती है, इसलिए इससे आपको छुटकारा लेना है। अब इस समय की राजनीति है
कि अरविंद केजरीवाल ने ये समझ लिया है कि आने वाले लंबे समय में भारत की राजनीति में हिंदुत्व एक गहरी सशक्त प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से निराश नाराज होकर उनके अपने लोग थोड़ा बाएं दाएं चल दे तो सीटें कम या ज्यादा होंगी, और खासकर संभल के बाद जो देश में स्थिति बनी है उसमें फिर से लोगों को यह समझ में आ गया है, तो उन्होंने इसीलिए इस बार हिंदुत्व की काट की पहले शुरू कर दी। आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी को जो पत्र लिखा, पहले भी लिखा था, वो बहुत सम्मानजनक भाषा में लिखते हैं, वो आरएसएस को नकारते नहीं है, सम्मानजनक भाषा में कि पहले लिखा था कि हम लोगों को जेलों में डालती है, फंसाती है, कि आप इससे सहमत है, कि आपको लगता है कि आज की भाजपा आरएसएस ने जो पैदा किया था अपनी कोख से वैसा ही है, इस समय भी फिर उसी प्रकार से कि लोगों ये बोटनों को कटवा रही है, नाम आपको पसंद है। दूसरा, जो उन्होंने पुजारियों और उसके वेतन का 18,000 उठाया, कोई एक ट्रेंड है, देश में मांग चल रही थी पुजारियों का दीजिए। मेरा मत है कि सरकारी खाते से पुजारी हो, कोई भी हो, मंदिरों को उनके पैरों पर खड़ा हो, लोग भक्त दान दें, ये एक हमारे यहाँ परंपरा रही है और नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा है कि भाजपा का पुजारी प्रकोष्ठ है, बहुत सक्रिय है, ये इशू उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसकी काट कैसे करें। और इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो इमामों का जो आंदोलन चल रहा है, मेरा अपना संदेह है कि वो जानबूझ के या तो शुरू करवाया ही इन्होंने, चलवा रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, अरे हम इमाम को तो वेतन दे ही नहीं रहे, हम तो पुजारियों को देने वाले, आप कहां फंसे हो, बीजेपी थोड़े करने वाली है। तो वो भी एक प्रचार चल रहा है, तो वो उनका एक ट्रेंड है। प्रधानमंत्री ने केवल वीर सावरकर के कॉलेज का नाम लिया, लेकिन हिंदुत्व पर अभी उस रूप में बात नहीं की है। आगे वो चीजें आएंगी, क्योंकि अभी आप इससे अरविंद केजरीवाल को जो लाभ है कि इन योजनाओं को लेकर कार्यकर्ता उनके जा रहे हैं। एक मंदिर में वो जाते हैं तो एक पुजारी तो ही है, पुजारी का परिवार है, 10 भक्त वहां आते हैं। अगर वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो या दोसांझ का जो वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वो बात कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि कैसे हमने जब वहाँ भूकंप आया था उस समय में मुख्यमंत्री नहीं था, वहाँ एक गुरुद्वारा भी हुआ था, कैसे मैंने बनवाया, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और उन चीज़ों को बताते हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है कि 7 दिन लोग नीचे सोते हैं, बाल दिवस जिसको साहबजादे की, तो ये पंजाब ने ही उसको बचा के रखा है, तो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक हो गया कि कौन सरकार काम करती है, कौन नहीं करती है, कौन सच बोल के झूठ पर निर्भर है, काम क्या है, और खासकर नई पीढ़ी के लिए पढ़ने और बाकी का अवसर कौन दे रहा है। समीर सर, एक तो आपदा वाली बात हो गई, लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल भी आरोप बीजेपी पर खूब लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर खुद आकर मैदान में नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है, तो ये सवाल तो बीजेपी पर भी होगा ना। और वही जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे कि भाई बीजेपी के पास चेहरा कहाँ है। ठीक है, मोदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव हो, शायद बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन बीजेपी के लिए भी तो बड़ी चुनौती है ग्राउंड पे। महाराष्ट्र में एक चेहरा आपके पास था, हरियाणा में कई चेहरे थे जिनको लेकर चर्चा हो जाती थी, दिल्ली में। देखिए आदर्श, ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली हो। 2014 में जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनाई, उसके बाद जब दिल्ली की विधानसभा चुनाव हुए, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली चुनाव की अगुवाई की थी। लेकिन उस समय दिल्ली की जनता ने जो लोकसभा में जैसे मतदान किया था, उसका पूरा उल्टा मतदान, 52% से ज्यादा वोट अरविंद केजरीवाल को दिए, और सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी का आई थी। जब महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है 2014 के तुरंत बाद, हरियाणा में सरकार बना लेती है, झारखंड में सरकार बना लेती है, और दिल्ली में सिर्फ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आके टिक जाती है। 5 साल अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते हैं, उसके बाद 2020 का चुनाव होता है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी संगठन और प्रचार अभियान की कमान संभालते हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आकर टिकती है, अरविंद केजरीवाल 62 सीटों पर पहुंच जाते हैं। तो 2 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहां भी संगठन संभाला है, सरकार का कामकाज किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व से चुनाव लड़ा है, इतनी बुरी शिकस्त और इतनी अपमानजनक हार भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुई जितनी दिल्ली के अंदर हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2 चुनाव से उन्हें वहां बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनके लिए एक अनुकूल माहौल चुनाव में बनते जा रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल जिन चीजों को लेकर राजनीति में आए थे, 10 साल बाद ही वो उससे कोसों दूर है। वो यमुना की सफाई पर खरे नहीं उतरे, वह जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सारे स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, उसमें वो बहुत हद तक सफल नहीं हुए। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वैगनार में चलूंगा, बड़े महल में नहीं रहूंगा, शीश महल उनका सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उभरा है कि उन्होंने इतना बड़ा पैसा अपने रहन सहन पर खर्च किया।
आबकारी का जो उनको घोटाला का आरोप लगा, वो जब 177 दिन जेल में रहकर आए, एक उसका उनके ऊपर दाग है कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो खुद जेल में लेकर आए। मनीष सिसोदिया जेल में होके आए, संजय सिंह जेल में होके आए। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये सारे बोझ है, जो वो कहते थे वो कुछ उन्होंने राजनीति में किया नहीं। तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनको उस बात का जवाब देना है। और दूसरा बड़ा भारतीय जनता पार्टी को फायदा है कि जो 2 चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी, इस बार कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ गंभीरता से चुनाव लड़ने की स्थिति के अंदर दिख रही है। यह केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल का अगर वोट शेयर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2020 में 38% के करीब वोट मिले थे, केजरीवाल 52% के करीब था। कांग्रेस अगर थोड़ा मेहनत करती है और कांग्रेस अगर कोई बड़ा वोट बैंक अपना पास लेकर चली जाती है, चाहे वो मुसलमानों का हो या केजरीवाल से नाराज तबके का हो, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर, उनके प्रचार पर जो स्विंग वोट है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर लगातार प्रचार करते हैं और उनके नाम पर 5 से 7% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ के 42 से 43 पे चला जाता है, केजरीवाल का वोट 4 से 5% कम होके 47-46 पे आ जाता है और कांग्रेस 2-3% वोट अपना बढ़ा लेती है, तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें दिल्ली में सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर 2013 की स्थिति में जाना पड़ेगा, जब कांग्रेस से उन्हें मदद मांगनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार केजरीवाल बहुत बुरी राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए हैं। उन्हें इस बात को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन संघ और मोदी का चेहरा तो अपना काम करेगा ही, इस बार कांग्रेस भी जबरदस्त पर चुनौती दे रही है। तो केजरीवाल की खुद की छवि अब वो नहीं है तो 2014 के चुनाव में थी, जिस दम पर वो अन्ना आंदोलन की दम पर निकले थे कि ईमानदार छवि थी दिल्ली को बदलने का, जो उन्होंने संकल्प लिया था और दिल्ली की जनता को सपने दिखाए थे। दिल्ली की जनता ने एक तरफा वोट विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को 2 चुनाव में किया है। अब वो स्थिति अरविंद केजरीवाल की जमीन पर नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अब उन्हें बहुत तगड़ी चुनौती कांग्रेस से भी मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी से भी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल इस बात को समझ गए कि अब ये चुनाव आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि अब केजरीवाल के लिए वैसी स्थिति जमीनी नहीं है जैसे 2020 में थी, और यही कारण रहा कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करा और सभी बातों का उन्होंने जिक्र, उन्होंने घोटाले का जिक्र किया, उन्होंने शराब का जिक्र किया, उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, उन्होंने यमुना सफाई का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने टैंकर माफियाओं का जिक्र करा, जिन जिन चीजों का केजरीवाल कहते थे सबका जिक्र किया। तो मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने लड़ाई को सेट कर दिया है। केजरीवाल एक बहुत मुश्किल लड़ाई में फंसे और मुझे लगता है कि इस बार केजरीवाल के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मूवमेंट बना रहता है आक्रामकता के साथ, कांग्रेस जमीन पर संगठन के आधार पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करती है, तो केजरीवाल इस बार सरकार बनाने से वंचित भी रह सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं 2 तथ्यात्मक जी। गलतियां हो गई है, वो फिर जल्दी से, हाँ। उसको डाल दीजिएगा। 1973 के बाद पहली बार 2 नए परिसर बनने जा रहे हैं। हाँ, 1973 में अंतिम बार दक्षिणी परिसर बना था, वो ये नया हुआ। दूसरा कि 1995 में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस बना था, तो 1995 के बाद पहली बार वीर सावरकर जी के नाम पर कोई कॉलेज भले उनके नाम बन रहा है, वो नजफगढ़ में बन रहा है। तो करीब 30 साल बाद नया कॉलेज बन रहा है और 51 साल बाद 2 नए परिसर बन रहे हैं। जयदीप सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबकी बातें हम सुन रहे हैं। दिल्ली चुनाव, अरविंद केजरीवाल के अपने आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी का अपना काउंटर, कांग्रेस, मैं कांग्रेस को थोड़ा सा कांग्रेस पर भी बात करना चाहूंगा। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में हम देखें दिल्ली में उसकी सक्रियता जिस तरीके से थी, और इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कीजिए तो कहते हैं कांग्रेस इस बार साइलेंट प्लेयर की तरह है जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, और संदीप दीक्षित जिस तरीके से तमाम चीज़ों को तथ्यों के साथ बैठकर काउंटर कर रहे हैं, ये तो एक चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने। बीजेपी की तरफ से बड़ा अटैक हो रहा है। केजरीवाल वाकई इस बार बुरी तरीके से फंस गए हैं चक्रव्यूह में, या अभी भी लगता है कि उनके पास जिस तरीके से वो अपनी रेवड़ियां गिना रहे हैं या अपने अलग अलग मुद्दे, कभी इस मुद्दे पर भाग जाते हैं हिंदुत्व पर, कभी मंदिरों की बात करने लगते हैं, कभी कहीं, कभी पुजारियों की, क्या निकल कर कुछ कर पाएंगे? देखिए आदर्श, एक ऐसे समय में जब देश का हर चुनाव महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यहाँ तक कि निकाय चुनावों की भी खूब चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है, वैसे में देश की राजधानी का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि देश के तख्त पर तो भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, लेकिन नाक के ठीक नीचे की सत्ता उनको नहीं मिल पा रही। हालांकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, फिर भी दिल्ली तो दिल्ली है। और दिल्ली में सरकार बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के कमजोर हो जाने की वजह से ताकतवर हो रही, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं बुरी खबर है। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी को ही लगातार लड़ाना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। आप केवल सचिन तेंदुलकर को 1 से 11 नंबर पर खिलाएंगे तो आपकी टीम खराब है, अच्छी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने गलती तब से की जब वो अच्छा भला जीता जिताया चुनाव वो हार गए, डॉक्टर हर्षवर्धन को पीछे कर दिया और अचानक से किरण बेदी को लाकर सामने खड़ा कर दिया। इसका मतलब जमीनी कटाव था, स्ट्रेटेजिक कुछ भी हो आपके अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर का सामना अरविंद केजरीवाल को इस बार करना पड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी। जिस प्रचंड बहुमत पर वो सवार होकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बने 67 फिर 62, वो उसको बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये स्वाभाविक भी है। और जिस तरीके से शराब घोटाला, जेल यात्राएं हुई हैं, 2 मुख्यमंत्री इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, एक हेमंत सोरेन और एक अरविंद केजरीवाल, वहाँ उन्होंने सरकार बना ली। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दूसरे मुख्यमंत्री का क्या हाल होगा, क्या जनता जेल जाने को माफ़ कर देती है या नहीं माफ़ करती। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग था, ये बात सही है, राम अग्रवाल जी कह रहे थे, सर ने कहा कि उसमें उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया कि आप बेल के बदले, जो जेल के बदले में मुझे बेल देना है तो 7 सीटें दीजिए। वो नहीं संभव था। जब आपकी 67 सीटें आई थी तब भी आप नहीं जीत पाए थे वो 7 सीटें, तो कैसे जीते? वो दांव ही गलत था। भारतीय जनता पार्टी अगर चेहरा नहीं ला पा रही है, वही उड़ीसा जैसा अभेद्य दुर्ग जीता, दक्षिण भारत में आपने सेंध लगा ली, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकल गए थे उनको फिर से आपने प्राप्त कर लिया, महाराष्ट्र की कठिन लड़ाई को जीत लिया, हरियाणा में इतनी ज़बरदस्त कांग्रेस की लहर होने के बावजूद आपने चुनाव जीत लिया। तो दिल्ली में आपको क्यों दिक्कत आती है? दिल्ली में दिक्कत इसलिए आती है कि अरविंद केजरीवाल की कमजोरियों और खामियों पर चुनाव लड़ने के बजाय अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने, अपना कोई चेहरा देने की कमी जो भाजपा की वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में कभी ये बात सही है कि अभी बहुत खराब स्थिति में आम आदमी पार्टी है। एक तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं लगातार की एंटी इनकम्बेंसी है, वादे पूरे नहीं करना, जिस वैकल्पिक राजनीति का वादा करके आप आए थे उस वैकल्पिक राजनीति की राह पर लगातार नहीं चल पाना। और ऐसे में ऐसा वोटर जो कि आम आदमी पार्टी से तो नाराज है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाना चाहता, अल्पसंख्यक वोटर हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि भाई हम आम आदमी पार्टी से नाराज हो गए लेकिन हम नहीं वो कांग्रेस को वोट देंगे। और अगर ऐसी टूटन होती है वोट की तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। लेकिन इसी वजह से ये चुनाव फिर भी दिलचस्प हो रहा है कि अगर मान लीजिए चुनाव जीत भी जाती है तो आपको चेहरा तो देना पड़ेगा ना। और ऐसे अन्य राज्यों में भी भाजपा की जो स्थिति हो गई है कि आप मजबूत छत्रपों को मजबूत बने नहीं रहने देना चाहते, कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं, उस स्थिति में आप किसी को तो नेतृत्व देंगे ना। यहाँ के मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे ना नरेंद्र मोदी जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में ये जो नेतृत्व का संकट है स्थानीय स्तर का, उसको वो हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमजोरी दूर करने का सही समय है। क्योंकि अगर सामने वाली टीम कमजोर है और इसी वजह से आप मैच जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपको कप्तान तो फिर भी देना पड़ेगा। सारी रैलियां करेंगे, नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, लेकिन आखिरकार चेहरा दिल्ली की जनता को भी चाहिए। कौन हमारा नेतृत्व करेगा? अगर यमुना का पानी वहां साफ नहीं हुआ तो यहाँ कौन करेगा? दिल्ली जो न हवा साफ है न पानी साफ है, प्रदूषण के जहर से लगातार परेशान है, उसको कौन दूर करेगा भाई? तो सरकार तो दिल्ली में अभी भी है ना मोदी जी की, वो नहीं करेंगे दूर। जो यहाँ आएगा वो कुछ प्रयत्न करेगा, कौन आएगा? क्यों जिता दिया जाए? इन सवालों का जवाब अगर भाजपा दे पाती तो उसकी स्थिति मजबूत है। अरविंद केजरीवाल को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, उनको भी समझ में आ रहा है, तभी उन्होंने ये जो पुजारियों की और ग्रंथियों की जो 18,000 रुपये वाली देने की बात की है, 1,000 रुपये की घोषणा करके महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की बात की है कि उसको मंजूर कर देंगे। वो सारे कदम वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोक लुभावन होते हैं। इसी तरह के लोक लुभावन कदमों को उठाकर झारखंड में भी हेमंत सोरेन अपनी किसी भी तरीके से सत्ता को बचा ले गए, तो उनको भी वो सारे दांव आजमाने पड़ेंगे। लेकिन दिल्ली की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती जा रही है और अभी भी हम कोई भी इसको लेकर अंतिम वो नहीं टिप्पणी कर सकते कि इसकी स्थिति मजबूत है, उसकी स्थिति मजबूत है। ये अभी कुछ और वक्त लगेगा स्थिति, इस तस्वीर को स्पष्ट होने में। नहीं, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो चुनावों की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है, जो कि जल्द हो जाएगी। जयदीप जी ने जहाँ समाप्त किया है वहीं जी उन्हीं की एक बात पर मैं केवल, गालिब का एक जो मशहूर शेर है ना, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो बीजेपी की एक रणनीति बहुत सफल रही है कि वो नकाब में भावी मुख्यमंत्री रहता है और वो नकाब में जब तक है तब तक बड़ी अच्छी जीत मिलती जाती है बीजेपी को। याद कीजिए 2014 से ही महाराष्ट्र में फडणवीस बाद में आए चुनाव नतीजे के बाद, खट्टर बाद में आए चुनाव नतीजे के बाद। अभी देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो हुआ था 23 में, उसमें भी यही मुद्दा चल रहा था, कोई चेहरा नहीं है, सब जीत गए। अभी हाल फिलहाल का भी महाराष्ट्र में ये तक पता नहीं था
रिजल्ट आने के बाद तक पता नहीं चल रहा था कि कौन होगा, सिंधे होंगे फलाना। तो कुल मिलाकर के कि वो गालिब वाला जो है ना, कि जब तक वो ढका हुआ है तब तक बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जैसे ही कोई व्यक्ति अगर आ जाता है सामने तो तय जानिए कि उसमें फिर गुटबंदी होगी। वो पार्टी के लिए नुकसान करती है और ये पार्टी के बीजेपी के हित में जाता है। एक बात तो मतलब जो मैं कह रहा था। दूसरी बात ये रही कि एक चीज़ और समझिए, 26 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं है। यानी जो 30 वर्ष का युवा होगा भी, 26 क्या अगर 35 साल का भी होगा तो उसको बीजेपी शासन की कोई यादगार नहीं है उसके दिमाग में। तो बीजेपी इस मामले में कम से कम उसकी बेदाग है। वो जो भी रही है, 16 साल कांग्रेस शीला दीक्षित जी की, 10 साल ये, 26 साल। अब केजरीवाल जो एक और जिस तरह से शुरू में रहा, कांग्रेस को लोग खारिज कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से 10 साल पहले अचानक शीला दीक्षित जिन्होंने इतना सारा काम किया और वो जीरो हो गई वो पार्टी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास में जो हो चुका वो कभी नहीं होगा। आने वाले समय में अगर कांग्रेस, सत्ता की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कांग्रेस मेन अपोजिशन भी बन जाती है दिल्ली में तो भी उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। और मैं इसको कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ये अनुमान अगर सही साबित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरी बात, केजरीवाल जी की जो सबसे बड़ी विफलता रही है, जो उन्होंने जानबूझ करके, एक होता है आदमी पराजय की आशंका में बहुत सारे ऐसे काम करता है। हिंदुत्व, हनुमान चालीसा पहले भी वो पढ़ते रहे हैं, लेकिन दोनों चुनावों में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो इतना डिक्लेयर कर दें कि हम बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं। लेकिन इस बार आते आते आपको याद होगा, देवानंद की एक फिल्म थी प्रेम पुजारी। अब अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में पुजारी प्रेम फिल्म बनाई है। अब वो दिल्ली की फरवरी में दिल्ली की जनता उसको देखने जाती है, वो फ्लॉप होती है या चल जाती है या अलग की बात है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है। अब उसके बाद मंदिर गिराए जा रहे हैं फलाना। तो इतनी तो हिंदुत्व की, मतलब जैसे कहते हैं ना, रंग में बीजेपी भी नहीं नजर आ रही है इस समय जितना केजरीवाल आ रहे हैं। तो ये भी हो जाता है कि अल्टीमेटली आप हुंकार से हारे को हरिनाम, जो बीजेपी की पूरी यात्रा रही, सॉरी आप पार्टी की, वो हुंकार से हारे को हरिनाम रही है। अब केजरीवाल जी शरण में आ गए, पहले हनुमान जी के आए, अब राम जी के आए हैं, देखिए क्या होता है। देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में थोड़ा भी अगर हम कमज़ोर मानते हैं तो इस समय की ज़मीनी स्थिति को मतलब उसमें कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा चूक रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी, देखिए लड़ाई का पहला सूत्र है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण करो। अभी तक अरविंद केजरीवाल मुद्दे सेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा से सेट करेगी, प्रधानमंत्री ने यह कोशिश पलटने की है। सेकंड, ये बात सही है कि देश में मुसलमानों में एक प्रवृत्ति है कि हमको भाजपा से मुकाबला करना है तो हमको कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने नायक फिल्म की तरह जिस ढंग से एक दिन के उसमें अमरीश पुरी एक दिन का सपोर्ट देते हैं, उसके बाद उनका पूरा मतलब उनका समापन हो जाता है और वो नायक ही मुख्यमंत्री बनता है, वैसे ही 49 दिन के सपोर्ट करके जो भूले की वो सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो भाजपा को नष्ट हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न रहे, इसके लिए उसने अपनी बलि चढ़ा दी है। तो उसकी आधार भूमि नहीं है कांग्रेस की, आवाज उठ रही है, लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी आधार भूमि नहीं है कांग्रेस को। तो मुख्य लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी में है। कांग्रेस अधिक से अधिक, जो मैंने आकलन किया है, 12 से 15 सीटों पर थोड़ी चुनौती देने की स्थिति में होगी, और वो भी उस रूप में नहीं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक करप्शन का आरोप लगाती थी, अब उसके पास तर्कस में मोटे तीर थे। लेकिन उस तीर को यहां के लोकल लीडर्स ने कभी भी उस रूप में नहीं बनाया। अरविंद केजरीवाल हमेशा ऑफेंसिव बने रहे, क्योंकि इस बार प्राइम मिनिस्टर ने सब गिना दिए हैं वो कि शराब घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला, भर्ती घोटाला, स्कूल परिसर निर्माण घोटाला, ये घोटालों की सरकार है, लेकिन उसको उस रूप में वो नहीं बनाया है। और जो ये
पुजारियों वाला जो मामला है और ये मैसेज देने का मामला है कि मुसलमानों के साथ नहीं है, और वो लोगों के बीच अपील कर रहा है जो पुजारी और बाकी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समय चुनौतियां लगभग उतनी हैं जो पहले थी। थोड़ा बहुत अंतर आया हुआ है क्योंकि ये जेल से निकल के आए हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, जल्दी से। आम आदमी पार्टी का जो एक फैक्टर था, नोवेल्टी फैक्टर कि हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, वो सब खत्म हो चुका है। अब जनता उनको उनके काम से तौलेगी, ये बात सच है। कांग्रेस को चूंकि हटाना था, बिल्कुल स्वीप करके लोगों ने झाड़ू से बिल्कुल मार के लिटरली हटा दिया, लेकिन कांग्रेस मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में सरप्राइज एलिमेंट होगी, क्योंकि कांग्रेस की लिगेसी है। कांग्रेस अगर कुछ लेके लोगों के पास जा रही है तो वो गिना रही है कि शीला दीक्षित के टाइम में ये हुआ। बीजेपी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है दिल्ली में। बीजेपी का जो अपना वोट है वो तो है, सातों उनके एमपी हैं, लेकिन 7 एमपी भी चाहते तो दिल्ली की तस्वीर सुधार सकते थे, क्योंकि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, अर्बन डेवलपमेंट है। लेकिन बीजेपी ने इन मतलब शीला दीक्षित के जमाने से लेके आज तक में क्या किया अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे या लॉ एंड ऑर्डर की सुधार के लिए क्या किया, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। शीश महल जो वो आपके पास आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने उसका भी काट निकाल लिया है। वो कह रहे हैं कि आप रेस कोर्स रोड जाके देखिए, वहां तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वो कितने 100 करोड़ में वहां रेनोवेशन हुआ है वो आपको किसी को नहीं पता, और ये बात सच है। एक टाइम था जबकि रेस कोर्स रोड में कम से कम जर्नलिस्टों की तो एंट्री थी। अब की 10 सालों में आप बताइए कि रेस कोर्स रोड में कौन सा जर्नलिस्ट वहां पे जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। तो वो चीजें भी हैं। आम आदमी के साथ चुनौती जरूर है। बीजेपी का जो है, उनका जो भी हैंडीकैप है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कुछ दिखाने के लिए बीजेपी के काम के नाम पे नहीं है, वो तो है। दिल्ली की पॉलिटिक्स हम महाराष्ट्र हरियाणा से नहीं कंपेयर कर सकते। दिल्ली का सरकार का काम सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड होता है। उनके पास ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना जमीन है। जो लोकल गवर्नमेंट है उसका बिजली, सड़क, पानी, सफाई, यही सब छोटे मोटे काम जो म्यूनिसिपल लिमिट में होते हैं वही है। तो सरकार उसमें शीला दीक्षित की अच्छी थी कि आम आदमी की अच्छी थी, ये पैमाना लोगों के सामने है। वैसा पैमाना बीजेपी का कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। बड़ी वजह 26 साल भी है सर। जल्दी से जो बात जयदीप जी ने कही थी, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको झारखंड जाना पड़ेगा। वहां पर हेमंत सोरेन वर्सेस जैसे ही हिमंतो विश्व शर्मा हुआ तो स्थानीय चेहरे की कमी वो वहां पर निश्चित तौर पर खली। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी और एक नैसर्गिक पार्टी पूरे देश में हुआ करती थी कांग्रेस, उसका निशान होता था। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में केंद्र में और तमाम राज्यों में हो चुकी है, तो वो कमल का फूल भी और मोदी के साथ उसकी ब्रांडिंग हो चुकी है। तो ये चीज़ें, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर चेहरा देना पड़ेगा। और एक बात जो कही जा रही थी ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, मुझे लगता है 7 रेस कोर्स और उसको लेकर जो बात हो रही, 7 रेस कोर्स नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। राजीव गांधी सबसे पहले वहाँ पर गए थे, ये समझना पड़ेगा। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पिछले 10 सालों में जो सोफे और जो चेयर थे वो भी नहीं बदली है। जो लोग जाते हैं वो जाते हैं। और जो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हम लोग पत्रकार वहाँ अंदर खड़े हुआ करते थे, और उसके बाद वहाँ पर एक पत्रकार ने अभद्रता की, चूंकि मैं वहाँ पर साक्षी था, नाम नहीं लूँगा। उसके बाद वहाँ पे सब बाहर खड़े कर दिए गए, अब बाहर से भी दूर बाहर खड़े कर दिए गए। तो कुल मिला के लगातार चीज़ें होती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो तुलना अरविंद केजरीवाल ने की है वो इसलिए नहीं चिपकती क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए आवास बनाना दिक्कत नहीं है, लेकिन किस तरीके का आवास बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, वैगन आर से चलूंगा, मुझे बंगला नहीं चाहिए। वो जो प्रक्रिया थी, जो परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप वो चलते रहे। और ये बात कांग्रेस की जो आ रही है, ये कहते हैं ना कि प्रभु जब दारुण दुख दीना ताते पहले मत हर लीना। अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से पुजारियों और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं और इमाम सड़क पर हैं, आप मान कर चलिए कि मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बातें हो रही हैं। और आज की तारीख में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में फिनोमिना बने हुए हैं, कांग्रेस निश्चित तौर पर वहां पर अच्छा करेगी ही। और कांग्रेस को भी यह समझ में आ चुका, 2029 में लड़ना है राहुल से, मोदी से, अभी नहीं। अपनी जमीन आपको काबिज करनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बड़ा जल्दी से सभी पार्टियों के हाथ में लगा है ना, लाडली बहना, लाडकी योजना। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओरिजिनल ये योजना शीला दीक्षित लाडली बिटिया के नाम से लेके आई थी, और एक जन भागीदारी योजना उन्होंने शुरू की थी। तो ये है ना कि आपकी सरकार लोगों के द्वार या बेटी के हाथ में पैसे के तरह से ताकत देना, ये कांग्रेस की दिमाग की उपज थी, और ये लोगों को भूला नहीं होगा। दिल्ली में मुझे लग रहा है लोगों को याद होगा। ठीक है, देखिए, लेकिन जल्दी से एक बार कमेंट्स ले लें अपने दर्शकों के, क्योंकि कमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। दर्शकों की जो राय आती है बार बार,
कुलदीप कसाना लिखते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, घोटाले किए हैं। तमाम हमारे खास मेहमानों को आप सुन रहे हैं, सब किस किस तरीके से अलग अलग पार्टियों की राजनीति उस पर कह रहे हैं। जनता की राय भी बीच बीच में लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लक्ष्मी यादव लिखती हैं कि केंद्र की दिल्ली आपदा से घिरी है। शुभम लिखते हैं सबकी अपनी राय है, मोदी देश के लिए आपदा ही है, ये उनकी राय है। शांति लिखती हैं कि पहले चुनाव आयोग को हटाने का काम करो, नहीं तो महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे हालात बन जाएंगे। चुनाव आयोग को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहे। राजेंद्र लिखते हैं कि बैलेट पेपर विथ इम्पार्शियल वे सेव कंट्री डेमोक्रेसी, मतलब बैलेट पेपर से चुनाव हो। और शौकीन लिखते हैं कि कांग्रेस लाओ दिल्ली बचाओ। सबकी अपनी अपनी राय है और हमारे खास मेहमानों की राय आपने सुनी है। क्या किस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है अभी तक? क्या केजरीवाल जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे या जिस तरीके से वो ऑफेंसिव हो रहे थे अब पीएम मोदी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद, क्या आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ेगा? इन सब के बीच कांग्रेस क्या कुछ नए रास्ते तलाशेगी अपनी पुरानी जमीन को पाने के लिए? ये तमाम अहम है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, जिस तरीके से हमारी चर्चा में ये बात निकल कर आई थी, बहुत कुछ और निकल कर आएगा, उस पर भी आगे आप तक तमाम बातें लेकर आते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या हो सकता है? केजरीवाल जो बातें लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता उसको उतनी गंभीरता से इस बार ले रही है, या बीजेपी के दावे हैं, कांग्रेस के दावे हैं? आपको क्या लगता है किसमें कितना है दम? वो जरूर आकर बताइएगा और अमरउजाला.com पर देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।